नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है खास मुलाकात। ये मुलाकात सचमुच बहुत खास इसलिए है कि हम बातचीत कर रहे हैं श्री नंदन नीलेकणी से, जो 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं। और ये मौका है उनकी एक किताब जो उन्होंने विरल शाह के साथ लिखी है, जो उनके साथ आधार में उनके सहकर्मी रह चुके हैं, रीबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशन। ये किताब इन्होंने अपनी पहली किताब 2008 में लिखी थी नंदन आपने? 2008। उसके बाद लिखी है भारत के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जो 125 करोड़ की हमारी आबादी के अरमानों और महत्वाकांक्षाओं को एड्रेस करने के लिए जरूरी है, उसको इन्होंने बहुत आसान ढंग से ये कहने की कोशिश की है कि 10 स्टार्टअप अगर बना दे भारत सरकार और एक प्रधानमंत्री उसको लीड करे, यानी 101 लोगों की जरूरत है और 125 करोड़ लोगों की समस्याएं और उनके जो मुद्दे हैं उनको आप समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। किताब का सार यही है। आपने वक्त निकाला सर, बहुत शुक्रिया नंदन। सबसे पहले तो इसी थीम पर, इस देश में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं, लेकिन आपने इसको ऐसा साउंड किया, किताब लिखने में ऐसा साउंड करता है कि बहुत आसान काम है। आसान काम नहीं है, मगर अभी हमारा देश का लोगों का आकांक्षा समाधान करने के लिए हम बिजनेस एज यूजुअल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का बहुत एस्पिरेशंस उठा है और सब लोग उनका लाइफ का इम्प्रूवमेंट का देख रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी से हम ऐसा सॉल्यूशंस ला सकते हैं कि लोगों का आकांक्षा हम समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये बुक लिखा है और हमको फिर हमारा आधार का अनुभव से ये सब एक्सपीरियंस से बुक लिखा है। बिल्कुल। आप जब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ बदला जा सकता है, जिस तरीके से हम इस देश को गवर्न करते हैं, उसमें आधार का एक एक्सपीरियंस जैसा आपने बताया कि वो है। अब की जो नई सरकार है वो इस मामले में कहती है कि हम बहुत सेवी हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया का हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो कितना इन बातों को समझ रही है आपके मुताबिक? डिजिटल इंडिया तो एक कंटिन्यूएशन है, क्योंकि 20 बरस ज़्यादा से 30 ईयर से ये हमारा टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट हो रहा है। राजीव गांधी जी ने टेलीकॉम और आईटी रेवोल्यूशन किया था 80s में। उसके बाद बहुत अलग अलग गवर्नमेंट्स ने रेवोल्यूशन किया है। प्रीवियस गवर्नमेंट ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान किया था और इसका कंटिन्यूएशन है डिजिटल इंडिया। तो इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। मगर 3-4 चीज़ों में इस गवर्नमेंट में अच्छा किया। एक तो आधार कंटिन्यू करके 60 करोड़ से 93 करोड़ लोगों के पास अभी आधार है। सेकेंड, वो पाहल स्कीम, हम एलपीजी का डीबीटी सब्सिडी रिफॉर्म चालू किया था, वो कंप्लीट किया है। और आधार से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज करने का, पीडीएस और केरोसिन और ईपीएफ, इसमें सब यूज करने का उनका प्लान्स है। वो सब अच्छा है। और दो बातें कि डिजिटल इंडिया में एक तो ई साइन बोल के उन्होंने अनाउंस किया है, वो आधार से डिजिटली साइनिंग डॉक्यूमेंट्स अभी कर सकता है। और दूसरा तो डिजिटल लॉकर, यानी डॉक्यूमेंट साइन करके एक डेटाबेस में रख सकता है। ये दोनों वो भी उन्होंने किया है। और मगर हम इसमें लिखा है तो उससे बहुत ज्यादा है, उसके आगे की चीज, बहुत रीइमेजिनिंग द होल गवर्नमेंट का बात है। बिल्कुल। आधार के बारे में ये था कि जो नई सरकार आएगी वो इसको रखेगी, नहीं रखेगी, क्या करेगी, लेकिन मोदी जी ने तो कहा कि इसको तो हम और ज्यादा ताकत देना चाहते हैं। आधार को जिस तरीके से इस सरकार ने एडॉप्ट कर लिया है, उसको सुन करके और उसको होते हुए देख करके आपको कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा बात है कि ऐसा प्रोजेक्ट लोगों के लिए अच्छा है। और दो अलग गवर्नमेंट्स ने, दोनों ने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत सपोर्ट मेरे को मिला था। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मिस्टर चिदम्बरम, मिस्टर प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति जी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसने सब इसको सपोर्ट किया था और इस गवर्नमेंट में भी इसको सपोर्ट है। तो ये बात है कि ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट दोनों साइड से सपोर्ट मिल रहा है, वो बहुत अच्छा न्यूज़ है। बिल्कुल। विरल, आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगा कि इस किताब का जो मेन प्रपोजिशन है कि 10 बड़ी समस्याएं, 10 स्टार्टअप, जरा इसको आप इलाबरेट करिए। तो जैसे भी नंदन जी ने बताया कि ये जो 10 स्टार्टअप जो हमने डिस्कस की हैं किताब में, इनमें से 2 जो है आधार और पहल, जो एलपीजी का सब्सिडी जो बताई जाती है, 10+2 10+2 जो है, जो 12 समस्याएं जो हैं, तो 2 जो है वो अब हो चुकी है और फिर 4 जो हैं ये इसकी डिजाइन सरकार में, अगले सरकार में जब हम आधार में थे उनकी डिजाइन हम बता चुके हैं और बुक में इनका डिटेल दिया गया है। और 6 और जो हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है,
जुडिशरी जो है, इनकी जो कंप्यूटराइजेशन की स्कीम है वो हमने बड़े डिटेल में बुक में बताई हुई है। जी, जब हम बात कहते हैं कि री इमेजिन दी गवर्नेंस, तो हमारे यहाँ जो आदत है कंट्रोल की, काम नहीं करने की, जैसा आपने कहा बिजनेस एज यूजुअल की, ऐसे में जिस तरीके से आधार सेल हुआ, तो जब आप बात करते हैं कि पावर सेक्टर रिफॉर्म इससे हो सकता है, आप कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस को इससे फिक्स किया जा सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो भारत सरकार तो कहती है कि हमको सब मालूम है, हम करते ही हैं, इतना बड़ा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है हमारा, तो उसमें नया और डिफरेंट क्या है जो कि कंपेलिंग कारण हो कि उसको सरकार सुने और अडॉप्ट करे? तो ये जो आइडियाज जो है इन बुक में, आइडियाज तो सब जगह होती हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव था आधार में, जो इम्प्लीमेंटेशन करने में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा था, उस एक्सपीरियंस को हमने इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सारी समस्याओं पे प्रोजेक्ट करके ये बुक बनाई हुई है, ताकि जो रियल ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस है, जो फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो इन सॉल्यूशंस में हमने डाला हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। ये सिर्फ ई गवर्नेंस का बात नहीं है। See, a taxi company can put a website, that is also technology. Or like Uber and Ola, they can reimagine mobility. So this is about reimagining governance with technology, not just putting some IT stuff. तो इसीलिए बात होती है भारत सरकार के बारे में हमेशा कि बाहर के टैलेंट और सरकार के लोगों को मिला करके कोई बड़ा काम कर पाना जो लाइफ चेंजिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशनल हो। आधार एक रेयर एग्जाम्पल है, तो उसको करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना होगा, क्योंकि अभी की पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हम तो आइडियाज को लेकर के बहुत ओपन है। हाँ, तो वही हमारा प्रपोजल है कि सरकार ने 10 टीम बनाना चाहिए, एक एक टीम में 10 लोग होना चाहिए, और वो लीडरशिप, ईच टीम का लीडरशिप, वी नीड एंटरप्रेन्योर लीडरशिप, यानी स्टार्टअप एक्सपीरियंस का टाइप ऑफ लीडरशिप चाहिए, और उस टीम में दोनों बाहर से लोग और सरकार से लोग दोनों मिक्स करके अच्छा टीम बना के उनको बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट देना चाहिए, बिकॉज सरकार और इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन के लिए स्पेशल सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो छोटा छोटा इट्स लाइक अ बेबी, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा, रंगा होगा, PIL होगा, NGO होंगे, तो उनको रेजिस्ट कर सकें इसके लिए PM का सपोर्ट इसको बहुत। अभी कॉर्पोरेशन में भी यही होता है, अभी एक बड़ा कॉर्पोरेशन में कुछ नया आइडिया आपको इंट्रोड्यूस करने का है तो उसको टॉप लेवल स्पॉन्सरशिप चाहिए, नहीं तो वो खत्म हो जाता है। एक बात आपसे ये समझना चाहूंगा मैं कि आधार हो गया और eKYC पर बहुत जोर है, तो अभी जो चीजें वर्क इन प्रोग्रेस हैं उसमें एक बड़ी चीज हो गई है कि पेमेंट बैंक बन गए, पेमेंट के नए प्लेटफॉर्म आ गए कि कैशलेस इकोनॉमी कर दो। ये लगता है कि नेक्स्ट स्टेप है गवर्नेंस के तौर तरीकों को बदलने का, वो कितना इफेक्टिव ढंग से हो रहा है, या ये हमको लगता है कि कुछ छोटे मोटे काम है? नहीं, ये जो सारे काम हैं ये एक हमने किताब में जो बताया कि ये पूरे एक रोड मैप में फिट होते हैं, तो हमने एक पूरी कैशलेस इकोनॉमी की रोड मैप बनाई हुई है, जो शुरू होती है, जिसकी शुरुआत होती है आधार से, eKYC से खाते खुल जाते हैं जो जनधन में अभी किया गया है, पेमेंट बैंक से ज्यादा बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ जाएगी, माइक्रो ATM और आधार ऑथेंटिकेशन से सारे लोग 1 मिलियन जो 10 लाख बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पूरे देश भर में जिस तरीके से मोबाइल टॉपअप होता है उस तरीके से अपने बैंक में पैसे डाल सकेंगे, निकाल सकेंगे, एक दूसरे को भेज सकेंगे आधार नंबर के हिसाब से। तो इस तरीके से ये जो पेमेंट बैंक है ये पूरी एक स्ट्रेटेजी का एक पीस है, और रिजर्व बैंक ने बड़ा अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, और इसी तरीके से इनोवेशन करना बहुत ही जरूरी है कैशलेस इकोनॉमी के लिए, और इसके फायदे बहुत बहुत गहरे हैं, कई सारे हैं। जो दूसरे दो बड़े इश्यूज हैं, हेल्थ और एजुकेशन, सोशल सेक्टर की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एजुकेशन में सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए क्या कर सकती है? नहीं, सरकार एजुकेशन में लिबरलाइजेशन करना चाहिए, यानी हायर एजुकेशन में कोई भी नया यूनिवर्सिटी चालू करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस होना चाहिए, मूक्स, अभी मूक्स बोलते हैं, मैसिवली ऑनलाइन ओपन कोर्सेज का यूनिवर्सिटीज बनाने का, और प्राइमरी एजुकेशन में लर्नर बेस्ड कैसा कर सकते हैं आप। अभी हमारा दूसरा एक प्रोजेक्ट है एक स्टेप, उसमें हम स्मार्टफोन पे कैसा पर्सनलाइज्ड लर्निंग कर सकता है, वो सब उसका हम रिसर्च कर रहे हैं। तो एजुकेशन में भी बहुत टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है,
और हेल्थ में अभी 2-3 चीज़ें हो रही है। एक तो स्मार्टफोन पे सब डायग्नोस्टिक्स अभी कर सकता है। स्मार्टफोन पे EEG, ECG, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, सब कुछ टेस्टिंग स्मार्टफोन पे कर सकता है। और स्मार्टफोन कनेक्टेड है तो वो डेटा कलेक्ट करके डायरेक्टली ऑनलाइन क्लाउड में भेज सकता है और वहाँ एनालिसिस ऑनलाइन कर सकता है। और अगले बात है कि वेरेबल्स यानी फिटबिट या कुछ आप पहने का डिवाइस, उससे रियल टाइम आपका बॉडी का डिटेल्स मालूम पड़ता है और अगर कुछ आपको हुआ तो इमीडिएटली वी कैन फाइंड आउट। तो ये सब टेक्नोलॉजीज कैसा इंटीग्रेट करने का हमारा हेल्थ डिलीवरी में, उसके बारे में लिखा है। जी, चूंकि सरकार का मिजाज होता है इस देश में माई बाप सरकार और आपकी किताब कहती है सिटीजन फर्स्ट, इसमें गवर्नेंस के बेसिक माइंडसेट को भी बदलने की जरूरत है, तो ही तो ये सारे आइडियाज को वो अडॉप्ट करेंगे। एग्जैक्टली, वही तो हम एंड में वही लिखा है कि बिगेस्ट चैलेंज इज माइंडसेट चेंज करने का, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट डूइंग थिंग्स, इट्स गवर्नमेंट एनेबलिंग थिंग्स, एनेबलिंग सिस्टम, इकोसिस्टम बनाने का, और लोगों का इनोवेशन से सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो आपको लगता है क्या कि जो माइंडसेट चेंज करने की बात है, मोदी जी तो खुद सबसे बड़े कन्वर्ट हैं इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, डिजिटल के मामले में, इंटरनेट के इस्तेमाल के बारे में, मोबाइल फर्स्ट के मामले में वो तो बहुत बड़े बुलिश पॉलिटिकल लीडर हैं। आपको लगता है कि इन्वायरमेंट सही है और इंसान सही है, ये इस बात को समझेगा और करेगा? तो एनवायरमेंट सही है, मगर वो आइडिया से कंप्लीट एग्जीक्यूशन वो बहुत लंबा जर्नी है। वो जर्नी के बारे में हम लिखा है। विरल, आपने सेविंग के बारे में भी इस किताब में बहुत चर्चा की है। आप कहते हैं कि जब टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, आप दोनों मिलकर के इस बात को कह रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो पब्लिक का पैसा कितना बचेगा, उसको भी एक्सप्लेन करिए। हमारा एक छोटा सा एस्टिमेट ये है कि हर एक चैप्टर जो है इस बुक में, जो हर एक प्लेटफॉर्म है, इससे सरकार के खजाने में 10,000 करोड़ तक की सेविंग्स हो सकती है। तो सारे अगर प्लेटफॉर्म्स को मिला के जो सेविंग्स हो सकती है, उस हिसाब से आप समझिए कि सारे देश भर में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस तरीके से हर एक सिटीजन को फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा सकता है। इस पैमाने की ये सेविंग्स इस बुक की, इस किताब की आइडियाज में है। जी, अभी आधार का जो इस्तेमाल हो रहा है और उसमें कोर्ट वगैरह के केसेस हैं, अब आपको लगता है कि ये आधार खतरे की सीमा के बाहर है, सेफ है, यहाँ से रोबस्ट बनेगा? लेकिन सरकार भी तो अभी इसका लिमिटेड इस्तेमाल ही कर रही है। नहीं, अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल एनरोलमेंट तो हो रहा है और अभी 93 करोड़ लोगों के पास आधार है। इन फ्यू मंथ्स 100 करोड़ लोगों के पास आधार होएगा और एक दो बरस में सब लोगों के पास आधार हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट एप्लीकेशंस तो अलाउड किया है। वो PDS है, फूड एंड केरोसिन, LPG है, EPFO है, पेंशन्स है, नरेगा है और जनधन योजना। इस सब स्कीम्स मिला के इट इज टचिंग 30-40 करोड़ फैमिलीज। तो इफेक्टिवली एवरीबडी विल लर्न हाउ टू यूज आधार। और प्राइवेट यूसेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने उसका आधार तो यूज करा है तो ही कैन यूज इट। करेक्ट। बिजली में अब DBT हो जाना चाहिए? जरूर ना, क्योंकि अभी ये बिजली में द बिगेस्ट इश्यू इज ये ACBs, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर एसेंशियली बैंकरप्ट। उनके लोग कुछ पैसा नहीं है, दे हैव डेट्स पाइल्ड अप टू सम 70,000-80,000 crores। उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी शुड बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस और द सब्सिडी शुड गो एज कैश ट्रांसफर इनटू द फार्मर्स अकाउंट, जस्ट लाइक वी डू फॉर LPG। उससे क्या होएगा कि इलेक्ट्रिसिटी विल बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस, so it will not affect the board, and the farmer who wants the subsidy will have to do metering because subsidy will come only after he proves consumption. So automatically metering will also happen. So in our view, fundamental to ACB reform is using DBT for electricity. विरल, आपने आधार के साथ चूंकि क्लोजली काम किया तो आप एक यंग इंडियन की तरह से गवर्नेंस को अपने ढंग से समझते हैं। नंदन का एक अपना एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कि इस किताब में जो आइडियाज हैं उसको एक्सेप्ट करने में अभी की पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी ओपन है, ओपन से ज्यादा कितनी इंथुजियास्टिक होगी?
ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि इस सरकार में जैसे आपने बताया मोदी जी जो हैं कंप्यूटर, डिजिटल, सोशल मीडिया वगैरह इन्होंने काफ़ी इसका बड़े तौर पे इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं और ओपननेस ज़रूर है गवर्नमेंट में। लेकिन आपने जो बताया जो 1.25 करोड़ की आबादी है, इनके जो एस्पिरेशंस हैं इन तक ये आइडियाज कैसे पहुंचेंगे ये हम जानेंगे कुछ सालों में। सरकार बहुत क्लेम कर रही है कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2.5 लाख पंचायतों को इससे जोड़ने वगैरह का, उसमें रियल प्रोग्रेस, सब्सटेंटिव प्रोग्रेस कितनी हुई? नहीं, वो भारत ब्रॉडबैंड क्या, भारत नेट, वॉट एवर इट्स कॉल्ड नाउ, उसमें प्रोग्रेस इज नॉट एज इट शुड हैव बीन, वो तो ठीक बात है। मगर अभी क्या हो रहा है, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग अभी कैसा इंटरनेट एक्सेस यूनिवर्सल करने का उनका प्लान है। अभी फेसबुक ड्रोन्स कर रहे हैं, गूगल बलून कर रहे हैं, वो कोई इलॉन मस्क कुछ सैटेलाइट कर रहे हैं। सो all these technology Microsoft is doing this wideband unused TV broadcast using that. So ये सब technology लोग they will come out with solutions to get internet to everybody. That I'm not worried about. आपको इस बात की वरी जरूर होगी, इस बात की चिंता जरूर होगी कि आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, आधार उसमें से निकल के आया और अब आप ये 10 या 12 स्टार्टअप प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कर रहे हैं। टाइम विंडो, अगर इन 125 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस को हमको रियलाइज करना है तो टाइम विंडो बहुत छोटा है। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि हम बिजनेस एज यूजुअल किया तो वो लोगों का एस्पिरेशंस विल नॉट बी मेट, समाधान नहीं होगा और डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल यूटिलाइजेशन करने का इरादा है तो इस रूट से ही हो सकता है। जी, अब आपसे किताब से हटके थोड़े से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में आए, हालांकि आप आधार में थे लेकिन पॉलिटिक्स में आए, आप कांग्रेस के सदस्य बने, अभी आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं या नहीं? नहीं, अभी तो इनएक्टिव है। मेरे को लगता है कि माई कॉन्ट्रीब्यूशन कैन कम फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चेंज कैन कम फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। दैट इज माई। तो उसके लिए मोदी सरकार के साथ अगर काम करने का नहीं, मैं किसी के साथ काम करने वाला नहीं हूं, मगर मेरा अनुभव और मेरा आइडियाज मैं शेयर करने के लिए इसीलिए तो बुक लिखा। लेकिन लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि फ्राइडे को दिल्ली में वित्त मंत्रालय कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें सरकार के सारे लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, और उसमें गैर सरकारी बड़े लोगों में आप में एक इन्वाइटी में है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट क्यों न माने? नहीं, मैं इन्वाइटी हूं क्योंकि ये आधार का बारे में मैं काम किया है और आधार आगे कैसा यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करने को मेरे को बुलाया उधर। जी बिल्कुल। तो ये जनधन, आधार और मोबाइल की जो ट्रिनिटी चल रही है, ये आप उसी पर ये कॉन्फ्रेंस अगर है तो आपको लगता है कि ये एक काम तो सरकार कर रही है और नेक्स्ट स्टेप है उसका? हाँ, उसमें भी बहुत छोटा छोटा काम है। अभी आधार तो 100 करोड़ के पास लोगों के पास हो जाएगा, जनधन और पेमेंट बैंक से सब लोगों के पास एक बैंक अकाउंट हो जाएगा, और मोबाइल फोन तो सब लोगों के पास ऑलरेडी है, और नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 50 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन भी हो जाएगा। मगर उसका ऊपर वो क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सब यूज करके फाइनली लोगों के लिए कुछ बेनिफिट देना चाहिए, वो तो दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, उसके बारे में मैं बात करना हूं। जी बिल्कुल। अभी तक चूंकि आप थोड़ा बहुत सरकार के अलग अलग अंगों के साथ एक्टिव हैं, अपनी थोड़ी बहुत राय भी देते रहते हैं, लेकिन अगर एक ओवरव्यू मैं आपसे समझना चाहूं कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ये कैसा काम कर रही है, खास करके उन सब्जेक्ट्स में जिनमें आपकी बहुत रुचि है, तो आपका असेसमेंट क्या है? आई थिंक आइडियाज है और एंथुजियाज्म भी है, मगर एग्जीक्यूशन में बहुत काम चाहिए। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि सरकार में टैलेंट क्रंच है, आप भी एग्री करते हैं? हमारा थीसिस क्या है कि सरकार में बाहर से लोग लाना चाहिए, क्योंकि ये नया नया फील्ड्स में, ये नया नया टेक्नोलॉजीज में, ये नया नया स्टार्टअप कल्चर में वो बाहर से लोग ही आना चाहिए। तो हमारा सजेशन वही है ना कि ये 10 प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से लोग लाके उन लोगों को सरकार के लोगों को जोड़ के
ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। वही तो हमारा प्रपोजल है। बिल्कुल। विरल, आपकी क्या राय है कि सरकार में जो एक ओपननेस होनी चाहिए वो इस सरकार में एक्चुअली काम करने के लेवल पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ रिस्पांस आएगा? मुझे लगता है कि जो किताब की आइडियाज जो हैं कि जैसे नंदन जी ने बताया कि बाहर से जो लोग हैं जो स्टार्टअप एक्सपीरियंस और एंटरप्रेन्योरशिप के एक्सपीरियंस से लोग सरकार में लाने चाहिए। जैसे आधार में हम लोग ने काफ़ी किया था, और जो उस टीम ने जो सरकार के जो IAS अफसर हैं और काफ़ी जो दूसरे सर्विसेज के अफसर के साथ मिलजुल के जो काम किया था, उस टाइप का आउटकम मुझे नहीं लगता सिर्फ सरकार से या सिर्फ बाहर के लोगों से लिया जा सकता है। तो जो साथ में जो काम हो सकता है मुझे लगता है उसी से सबसे ज़्यादा फायदा है, और ये इस सरकार की डिसीजन है कि वो इसे कैसे दोनों चाहिए। 1+1 = 22, बिकॉज देखिए हमारा आधार प्रोजेक्ट में इट वॉज इम्पॉसिबल विदाउट राम सेवक शर्मा, वो लोग वेरी फाइन IAS ऑफिसर। सो इट रिक्वायर्स बोथ दी सरकार में भी ऐसे लोग हैं और उनको ढूंढा जा सकता है। दोनों मिल के जोड़ के करना चाहिए। बिल्कुल। नंदन, एक सवाल और आपसे। सरकार कहती है कि हम तो बिल्कुल डेवलपमेंट के एजेंडा पर आए हैं, गवर्नेंस के एजेंडा पर आए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। आपको पिछले दिन के जो नैरेटिव हैं, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, उसको देख करके लगता है क्या कि थोड़ा सरकार में डिस्ट्रैक्शन है या अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्योंकि इस वक्त टॉलरेंस को लेकर के बड़ी भारी बहस हो गई है। दो तरह के ग्रुप बना दिए गए हैं कि सब एक इंटॉलरेंट लोग हैं और एक टॉलरेंट लोग हैं। आई थिंक ये सब डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि अभी हमारा कंट्री का मेन चैलेंज है डेवलपमेंट, और सब लोगों का आकांक्षा समाधान करने का वही चैलेंज है, और ये सब डिस्ट्रैक्शन निकालना चाहिए। और लोग शुड स्टॉप मेकिंग कमेंट्स एंड डूइंग थिंग्स दैट ब्रिंगिंग अप ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स। एंड आई थिंक वेरी मच आवर डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। वी शुड बी अ टॉलरेंट सोसाइटी विच रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी। इस सरकार में डाइवर्सिटी के बारे में वो सेंसिटिविटीज हैं? आई थिंक वो एकदम जल्दी बोलना चाहिए। कुछ इंसिडेंट हुआ तो वो दादरी इंसिडेंट या कुछ इंसिडेंट, जल्दी वो बोलना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए, सो दैट फर्मनेस और क्विकनेस से परसेप्शन चेंज करना चाहिए। जी। अब आप पॉलिटिक्स में नहीं है ऐसा आपने कहा, लेकिन अगर लोग फिर से आएंगे बेंगलोर वाले और कहेंगे 2019 के चुनाव में की लड़िए? मैं बाहर से टेक्नोलॉजी से चेंज लाने वाला हूँ। बिल्कुल। नंदन, आपकी इस किताब के लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। विरल, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही प्रोवोकेटिव किताब है, अत्यंत विचार उत्तेजक है, लेकिन नंदन जितनी विनम्रता से इस बात को लिख सकते थे उन्होंने लिखा है। बहुत बड़ी समस्याओं के सरल समाधान है, करने के लिए सिर्फ मन बनाने की जरूरत है।